तो आज हम लोग इंटरप्रेटर सूट के बारे में पढ़ेंगे जो कि दिया है सेक्शन 88 में और ऑर्डर 35 में हमारे सीपीसी में। तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटर का मतलब होता है टू प्लीड अगेंस्ट ईच अदर। ये एक ऐसा सूट होता है जिसमें डिफेंडेंट आपस में ही प्लीड कर रहे होते हैं और प्लेंटिफ का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है सब्जेक्ट मैटर पे। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। Interpreter suit is a special type of suit where the plaintiff does not have any real interest in the subject matter of the dispute except for the charges and cost. अब देखो होता क्या है इंटरप्रेटर सूट में। इंटरप्रेटर सूट तब फाइल किया जाता है जब आपके पास कोई एक सामान रखा हो, कोई प्रॉपर्टी रखी हो, मूवेबल इमूवेबल, कोई उधार का पैसा हो, कोई भी हो। इसको हम सब्जेक्ट मैटर बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट मैटर आपके पास पड़ा है, अब उसको क्लेम करने के लिए दो या दो से अधिक लोग आ जाते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मेरी है, और अपना अपना एविडेंस दिखाने लगते हैं आपको और आप परेशान हो जाते हो कि ये प्रॉपर्टी हम किसको दें। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, एक इंटरप्रेटर सूट फाइल कर देते हो सिविल कोर्ट में जाके सेक्शन 88 के अंदर। इसका प्रोसीजर दिया है ऑर्डर 35 से रूल 1 से 6 के अंदर। तो जब आप एक प्लेंट फाइल करते हो सिविल कोर्ट में जाके इंटरप्रेटर सूट के अंदर, तो होगा क्या, कोर्ट इस प्रॉपर्टी को अपने पास जमा कर लेती है। इस प्रॉपर्टी को अपने पास जमा करने के बाद आपको अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। जब आप अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाते हो, तो फिर आप फ्री हो जाते हो और जो डिफेंडेंट होते हैं, जो आपसे क्लेम कर रहे होते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी उनकी है, वो क्या करते हैं, आपस में कोर्ट में चक्कर लगाते हैं, बहस करते हैं, अपना एविडेंस देते हैं और फिर कोर्ट जिसको सही समझती है, ये प्रॉपर्टी वो उसको दे देती है। तो इससे होता क्या है कि प्लेंटिफ जो होता है उसको एक तरीके की इंडेमनिटी मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है कि कल को कोई उसे हैरेस नहीं करेगा कि भाई उसने गलत इंसान को कैसे दे दिया, उसने उसको कैसे दे दिया, उसने कोर्ट में जाके सबमिट कर दिया। अब कोर्ट जिसको सही मालिक समझेगी सारे एविडेंसेस के बेसिस पे, फिर उसको ये प्रॉपर्टी दे देगी। जी, ये जो आइटम है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, वो दे देगी। तो इससे प्लेंटिफ को क्या होगा, किसी भी तरीके का फर्दर क्लेम से वो बच जाएगा। तो इसलिए इंटरप्रेटर सूट फाइल किया जाता है। ठीक है? अब इसके बारे में जानेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो इंटरप्रेटर सूट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सिविल सूट वेयर प्लेंटिफ डज़ नॉट हैव एनी रियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है? इंटरप्रेटर सूट एक स्पेशल टाइप का सूट होता है जिसमें प्लेंटिफ का सब्जेक्ट मैटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। एक्सेप्ट फॉर द चार्जेस एंड कॉस्ट। अब आप एक प्लेंट फाइल करोगे एक सिविल कोर्ट में जाके, तो आपका कुछ पैसा तो खर्च होगा ना, तो वो जो पैसा आपका खर्च हो रहा है वो कोर्ट आपको वापस दे देती है। आपको बस उतना ही इंटरेस्ट है इससे और कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपकी इससे प्रॉफिट नहीं चाहिए, कोई आपको अलग मतलब नहीं है इस कार से। द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर डिफेंडेंट हु मेक क्लेम्स टू द सेम डेप्थ, सम ऑफ मनी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, वो किसके बीच में होता है, डिफेंडेंट्स के बीच में होते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये क्या-क्या हो सकता है? किसी तरीके का डेप्थ हो सकता है, कोई सम ऑफ मनी हो सकता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है? The plaintiff who is willing to pay or deliver it to the rightful claimant bring the suit to seek a judicial determination as to which defendant is entitled to receive the disputed property। यही जो मैंने बताया, जो प्लेंटिफ होता है वो कोर्ट में ये सूट इसलिए फाइल करता है ताकि उसको एक जुडिशियल डायरेक्शन मिले, एक कोर्ट की तरफ से उसको एक निर्देश मिले कि ये प्रॉपर्टी उसको किस इंसान को डिलीवर करनी है और बाद में किसी तरीके के क्लेम से वो बच सके। अब आइए जानते हैं इसके एसेंशियल कंडीशंस क्या-क्या होती है सूट को फाइल करने की। कंडीशंस फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। सेक्शन 88 लेज डाउन एसेंशियल कंडीशन वेयर द सूट कैन बी फाइल्ड। सेक्शन 88 के अंदर इस सूट को फाइल करने की एसेंशियल कंडीशंस दी हुई हैं। ये क्या है, आइए जानते हैं। फर्स्ट, टू और मोर पर्सन मस्ट बी क्लेमिंग द सेम डेप्थ, मनी, प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट ईच अदर और एडवर्सली टू ईच अदर। पहली एसेंशियल कंडीशन इसकी ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग सब्जेक्ट मैटर क्या है, सेम डेप्थ हो सकता है, मनी हो सकता है, प्रॉपर्टी इमूवेबल और मूवेबल। ठीक है? तो इन तीन चीज़ों को अगेंस्ट ईच अदर क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये मेरा है, सामने वाले का नहीं है। पहली एसेंशियल कंडीशन तो यही है। दूसरी एसेंशियल कंडीशन क्या है, जिस इंसान के पास जो प्रॉपर्टी है, द पर्सन होल्डिंग द प्रॉपर्टी मस्ट हैव नो इंटरेस्ट इन अदर देन चार्जेस ऑफ द कोस्ट। यानी जिस इंसान के पास वो प्रॉपर्टी है, ये कार मेरे पास है, तो मेरा इस कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मेरा मतलब नहीं जुड़ा है, सिवाय चार्जेस एंड कॉस्ट के, जो कि मैं कोर्ट में जब केस फाइल करूँगा तो उससे रिलेटेड बस। तो प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में। दूसरी एसेंशियल कंडीशन ये हो गई। तीसरी आते हैं, द प्लेंटिफ मस्ट बी रेडी टू पे एंड डिलीवर द प्रॉपर्टी टू द राइटफुल क्लेमेंट। यानी जो प्लेंटिफ है उसे इस प्रॉपर्टी को डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो इसका ओरिजिनल ओनर है उसको। ये इसकी तीसरी कंडीशन है सेक्शन 88 के अंदर। अब सेक्शन 88 के अंदर एक प्रोविज़ो दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं।
An interpreter suit cannot be instituted if there is already a pending suit where the right of all the parties can be properly decided. अब मान लीजिए कि दोनों डिफेंडेंट जो क्लेम कर रहे हैं कि ये गाड़ी उनकी है, तो इस कार से रिलेटेड कोई तीसरे कोर्ट में या दूसरे कोर्ट में इस कार से रिलेटेड उन दो लोगों के बीच में कोई भी सूट नहीं चल रहा हो, कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा हो। अगर कोर्ट केस चल रहा होगा जिसमें ये तय किया जा सकता है कि ये कार किसकी है, तो फिर इंटरप्रिटर सूट आप फाइल नहीं कर सकते। यानी कि डिफेंडेंट के बीच में पहले से इस कार से रिलेटेड कोई भी सूट नहीं होना चाहिए। ये इसका एक्सेप्शन है जो कि दिया है प्रोविजो सेक्शन 88 के अंदर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन 88 का? सिंपल सा वही जो मैंने आपको बताया है। द पर्सन ऑब्टेन अ डिसीजन ऑन हु शुड रिसीव द प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्टेन इंडेमनिटी फॉर द प्लेंटिफ। यानी प्लेंटिफ को डायरेक्शन मिल जाए कि भाई ये कार किसको देनी है, ये इसका ओरिजिनल ओनर कौन है, और बाद में फर्दर किसी तरीके के क्लेम से वो बच सके, हैरेसमेंट से बच सके। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं जो कि दिया है ऑर्डर 35 में रूल 1 से 6 के अंदर। अब इंटरप्रेटर सूट की शुरुआत एक प्लेंट के साथ होती है, तो इस प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए ये दिया है रूल 1 में। तो रूल 1 कहता है इन एवरी इंटरप्रेटर सूट द प्लेंट मस्ट स्टेट, क्या पहला, फर्स्ट, दैट द प्लेंटिफ क्लेम नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन चार्जेस एंड कॉस्ट। पहला प्लेंट में सबसे पहले क्या लिखा होगा कि जो प्लेंटिफ है जिसके पास वो सब्जेक्ट मैटर है, उसका इस प्रॉपर्टी में, इस आइटम में, इस सब्जेक्ट मैटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सिवाय चार्जेस और कॉस्ट के अलावा। ठीक है। दूसरा ये कहता है द क्लेम मेड बाय डिफेंडेंट अगेंस्ट ईच अदर सेवरली। मतलब जो डिफेंडेंट हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में क्लेम कर रहे हैं, पूरा उनका जो क्लेम है वो इस प्रॉपर्टी को रिलेटेड वो एकदम एक दूसरे के अगेंस्ट में है। थर्ड पॉइंट, दैट देयर इज नो कोल्यूशन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट। इफ द कोर्ट फाइंड आउट दैट प्लेंटिफ इज सिक्रेटली हेल्पिंग वन ऑफ डिफेंडेंट विन द सूट विल बी डिसमिस्ड इमीडिएटली। यानी जो प्लेंटिफ है जिसके कब्जे में ये प्रॉपर्टी है और जो डिफेंडेंट्स हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो किसी भी एक डिफेंडेंट का और प्लेंटिफ का जिसके कब्जे में ये प्रॉपर्टी है, कोई भी दो लोग, उन दोनों के बीच में कोई मिली भगत नहीं होनी चाहिए। एक डिफेंडेंट जो कि क्लेम कर रहा है इसको और जो प्लेंटिफ जिसके पास ये है, तो मेरी और उस इंसान की जो कि क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी है, कोई भी आपस में सेटिंग नहीं होनी चाहिए, पर्सनल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए आपस में इंटरेस्ट। क्योंकि ऐसे में हो क्या सकता है कि हो सकता है मैं मदद कर दूँ उसकी जीतने के लिए इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, असली मालिक थर्ड पार्टी हो और जो सेकंड पार्टी है जिसके साथ मेरी सेटिंग है, जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, मैं उसकी मदद कर दूँ जीतने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा, सूट डिसमिस हो जाएगा। कोर्ट को अगर पता चलता है कि प्लेंटिफ जिसके पास ये प्रॉपर्टी है और जितने सारे लोग मांग रहे हैं उनमें से किसी भी एक के साथ मेरी कोई सेटिंग है, तो ये सूट क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा। ये दिया है रूल 1 के थर्ड पॉइंट में। ठीक है, अब आते हैं रूल 2 ऑर्डर 35 में। इस रूल में हमें ये बताया है कि जो थिंग क्लेम की जा रही है, जो प्रॉपर्टी क्लेम की जा रही है, उसको कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। इसको डिटेल में देखते हैं। इफ द थिंग क्लेम्ड इज केपेबल ऑफ बीइंग पेड और प्लेस्ड इनटू द कोर्ट में रिक्वायर द प्लेंटिफ टू डिपॉजिट इट बिफोर ग्रांटिंग एनी ऑर्डर। वंस डिपॉजिटेड द बर्डन इज ऑफ द प्लेंटिफ शोल्डर। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई कार है, कोई बाइक है, कोई पैसा है, कोई अलग तरीके का चीज़ है जिसको हम कोर्ट में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उसे कोर्ट में जाके डिपॉजिट की जाएगी। कोर्ट इस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेगी और प्लेंटिफ को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त कर देगी। ये दिया है रूल 2 में ऑर्डर 35 के। अब ऑर्डर 35 के रूल 3 में क्या दिया है? प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट्स यूज है। अब मान लीजिए आपने ये प्रॉपर्टी जो है कोर्ट पे जमा कर दी, अब गुस्से के मारे कोई एक डिफेंडेंट गुस्सा आ जाए प्लेंटिफ से कि ये मैंने तुम्हें अपने पास रखने के लिए दिया था, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी, मैं जब मांग रहा था तुमसे तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिया, वो गुस्सा आके कहीं और फाइल ना कर दे कोई केस, तो उससे इंडेमनिटी देता है प्लेंटिफ को जिसके पास ये प्रॉपर्टी थी, जिसने कोर्ट में जाके सूट फाइल किया इंटरप्रीटर का और ये प्रॉपर्टी कोर्ट में जाके जमा करी। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं। If the defendant initiate a separate legal proceeding against the plaintiff regarding the same subject matter in another court, the court where that interpreter suit is filed can inform the other court. The other court will stay the proceeding against the plaintiff. यानी क्या होगा, अगर डिफेंडेंट जाके किसी और कोर्ट में इसी सब्जेक्ट मैटर को लेके एक सूट फाइल कर देता है, तो जिस कोर्ट में इंटरप्रेटर सूट फाइल हुई है, जिसमें मैंने, जिसके पास सामान है, उसने इंटरप्रेटर सूट फाइल किया है, वो कोर्ट क्या करेगी, दूसरे कोर्ट को मना कर देगी कि भाई यहाँ एक इंटरप्रेटर सूट चल रहा है इसी सब्जेक्ट मैटर को लेके और आप इस केस को स्टे कर दें। स्टे होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, स्टे ही लगेगा। स्टे क्यों लगेगा?
स्टे इसलिए लगेगा, मान लीजिए इंटरप्रेटर सूट की प्रोसीडिंग में कोई गलती हो जाती है तो फिर शुरू से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, ये अदर दूसरे कोर्ट में जो केस चल रहा है वो उसको कंटिन्यू कर पाएगा, उतना झंझट नहीं पालना पड़ेगा। तो इसलिए स्टे लगता है, ताकि अगर पहले सूट में कोई गड़बड़ी हो जाए और फिर एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़े तो ऐसा ना हो, इसलिए दूसरा कोर्ट वहीं से प्रोसीड कर दे जहाँ से वो रुका था। अब देखिए फर्स्ट हियरिंग पे क्या होगा, इसका प्रोसीजर दिया है रूल 4 ऑर्डर 35 में। एट द फर्स्ट हियरिंग द कोर्ट में, कोर्ट क्या कर सकती है फर्स्ट हियरिंग में, डिस्चार्ज द प्लेंटिफ फ्रॉम द लायबिलिटी, अवार्ड हिम कोस्ट एंड रिमूव हिम फ्रॉम द केस। आप आए, आपने इंटरप्रेटर सूट सब्जेक्ट मैटर को लेके फाइल किया कि भाई ये 2-4 लोग हैं, लड़ रहे हैं इस प्रॉपर्टी को लेके, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको दूँ, ये प्रॉपर्टी अपने पास रखो। कोर्ट कहेगी ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी अपने पास रखो, आपने जो भी पैसा खर्च किया था इस सूट को फाइल करने के लिए वो आप ले जाओ, आपको कोर्ट दे देगी और आपको अलविदा कह देगी, टाटा बाय बाय। अब वो दोनों जो डिफेंडेंट है उन्हीं को चक्कर लगाना पड़ेगा, आपके कंधों से बर्डन गया। और कीप द प्लेंटिफ इन द केस टिल फाइनल डिपॉजिटल इन रिक्वायर्ड। हो सकता है आपको रोक दे, एकदम से ना कहें, हो सकता है आपको रोक के रखे कि भाई ठीक है, जब तक फाइनली को जो ये सब्जेक्ट मैटर है ये डिस्पोज नहीं हो जाता तब तक आप प्लेंटिफ बन के रहोगे, लेकिन आपके ऊपर ज़्यादातर जनरल केसेस में लाइबिलिटी खत्म हो जाती है प्लेंटिफ की। आफ्टर द प्लेंटिफ डिस्चार्ज द कोर्ट, और जब प्लेंटिफ डिस्चार्ज हो जाता है कोर्ट से, तो कोर्ट में तो दो दो पार्टी होनी चाहिए, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट। अब प्लेंटिफ को तो अलविदा कह दिया कोर्ट ने सामान लेके सब्जेक्ट मैटर डिपॉजिट करने के बाद, तो क्या होगा, एक डिफेंडेंट जिसका पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है उनको, वो उस डिफेंडेंट को क्या करेगी, प्लेंटिफ बना देगी और बाकी डिफेंडेंट्स को डिफेंडेंट रहने देगी, और फिर उनको बीच में एक नॉर्मल सूट की तरह चलाएगी कि भाई प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच की लड़ाई कराएगी, जैसे कि प्रोसीडिंग चलती हैं वैसे होगा। मी डायरेक्ट डिसाइड द टाइटल बेस्ड ऑन एडमिशन और एविडेंस, एविडेंस लेगी एडमिशन के बेसिस पे डायरेक्ट करेगी कि भाई किसकी प्रॉपर्टी है। मे फ्रेम इशू बिटवीन डिफेंडेंट एंड ट्राई द केस नॉर्मली, वही नॉर्मली केस ट्राई करेगी। मे आल्सो कन्वर्ट एनी क्लेमेंट डिफेंडेंट इनटू द प्लेंटिफ इज नेसेसरी, वही किसी एक डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना देगी, वही जो मैंने बताया। तो फर्स्ट हियरिंग में ये ऐसा कुछ होता है। समरी जानते हैं रूल 4 की। पहला, जो प्रॉपर्टी है उसको डिपॉजिट कर लेगी कोर्ट अपने पास, प्लेंटिफ को उसका कॉस्ट और चार्जेस अवॉर्ड कर देगी और प्लेंटिफ को केस से रिमूव कर देगी, और फिर किसी एक डिफेंडेंट को वो प्लेंटिफ बना देगी और फिर सूट को नॉर्मली ट्राई करेगी। यही कहता है रूल 4 ऑर्डर 35 का। ठीक है। अब देखिए रूल 5 जो है ऑर्डर 35 का, ये एक्सेप्शन है इंटरप्रेटर सूट का, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, इसको एग्जाम में ज़रूर लिख के आना है। ये कहता क्या है आओ जानते हैं। Agent cannot file an interpreter suit against this principal, their principal, and tenant cannot file against landlord except where the claims are made by person claiming through such principals or landlord। तो इसमें बोलता क्या है कि जो एक एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट में कोई इंटरप्रीटर सूट फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी मान लो आप मेरे एजेंट हो, मैंने कहा कि जाओ ये कार अपने घर में खड़ी कर लो 1 हफ्ते के लिए और फिर बाद में मुझे ला के दे देना या मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। 1 हफ्ते बीत जाते हैं, आप ये कार खड़ी किए हो, कोई तीसरा इंसान आके कहता है कि भाई ये कार तो चोरी की है, मेरी है, तो भाई आप इंटरप्रेटर सूट नहीं फाइल करोगे, आप एजेंट थे उस इंसान के, अपनी ये कार अपने प्रिंसिपल को देनी है। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट वेयर द क्लेम आर मेड बाय पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच प्रिंसिपल्स और लैंडलॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, तो कोई थर्ड पर्सन आके आपको कहता है कि भाई देखो ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा के, प्रॉमिसरी नोट दिखा के कि भाई ये मालिक से कार मैंने खरीद ली है और उन्होंने कहा ये कार आज से मेरी है तो ये मुझे चाहिए, तो उस केस में ही आप सिर्फ एजेंट होके इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकते हो अपने प्रिंसिपल और उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में। ओके। अच्छा रूल 5 देखो टेनेंट के बारे में भी बताता है कि एक टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में भी सूट फाइल नहीं कर सकता इंटरप्रेटर का, ना ही एक एजेंट अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में फाइल कर सकता है। एक्सेप्शन क्या है कि लैंडलॉर्ड के थ्रू कोई इंसान ना आया हो टेनेंट से पैसा मांगने के लिए, या प्रिंसिपल के थ्रू ना आया हो एजेंट से पैसा मांगने के लिए। अब देखिए एजेंट का तो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, अब टेनेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टेनेंट का एग्जांपल ये है कि टेनेंट कैन फाइल एन इंटरप्रेटर सूट इफ टू डिफरेंट पीपल क्लेम टू बी द लीगल हेड ऑफ द डिसीज लैंडलॉर्ड एंड बोथ डिमांडेड। मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हैं, किसी एक इंसान का है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। अब वो इंसान मर जाता है और आप किराएदार हो, अभी तक आप उस एक पर्टिकुलर इंसान को किराया दे रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि उसके वो मर गया, उसके 2 बेटे आ गए, दोनों अपना कह रहे हैं कि भाई ये घर अब मेरा है, ये मेरे पापा का घर था, दूसरा वाला भी कह रहा है कि ये मेरा घर है, ये मेरे पापा का घर है, और सेपरेटली जो रेंट मांग रहे हैं वो।
तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में आप एक इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकते हो कि भाई मैं रेंट किसको दूँ? कोर्ट में जाके आप पूछ सकते हो कि भाई अगर जिस इंसान को तो मैं रेंट देता था वो तो मर गया। अब उनके दोनों बेटे इंडिपेंडेंटली अपना-अपना अलग-अलग क्लेम माँग रहे हैं, पूरा पैसा माँग रहे हैं। मैं किसको दूँ? मैं डबल रेंट थोड़ी दूँगा, दोनों को थोड़ी दूँगा, एक ही को दूँगा। तो किसको देना है मुझे? तो आप कोर्ट में जाके एक इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकते हो कि भाई मुझे असली ओनर कौन है इस घर का और मुझे किसे अब देना है। ये था रूल 5 में, ऑर्डर 35 में। तो आइए पढ़ते हैं फाइनल रूल को ऑर्डर 35 के इंटरप्रेटर सूट को, जिसमें बताया कि प्लेंटिफ को जो चार्जेस और कॉस्ट मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। तो इसमें बताया वेयर द सूट इज प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूटेड द कोर्ट कैन प्रोवाइड फॉर द प्लेंटिफ कोस्ट। तो जो प्लेंटिफ होता है जो कि सूट फाइल करता है इंटरप्रेटर का इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि उसका तो कोई इंटरेस्ट है नहीं इसमें, फिर भी वो अच्छा इंसान बन के आया कोर्ट में फाइल करने का, तो भी उसका खर्चा होता है वो उसको प्रोवाइड कर देती है। द कोस्ट कैन बी क्रिएटेड एज अ चार्ज ऑन द थिंग्स क्लेम्ड। अब जो भी थिंग्स क्लेम्ड है डिफेंडेंट से वो चार्ज की तरह वसूलती है और प्लेंटिफ को दे देती है। ठीक है। वेयर अ सूट इज नॉट मेंटेनेबल। सूट कब मेंटेनेबल नहीं होता है? अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखना एग्जाम में। यू कैन नॉट फाइल एन इंटरप्रेटर सूट इफ, तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट, पर्सनल इंटरेस्ट। प्लेंटिफ का 1% भी इंटरेस्ट है इस कार में। ठीक है, 1% भी इंटरेस्ट है इस कार में, इस प्रॉपर्टी में, इस मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, तो उस कंडीशन में वो इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं कर सकता। पहला ये कंडीशन हो गई। दूसरा ये पेंडिंग केस, मान लीजिए इस कार से रिलेटेड कोई केस चल रहा है दो लोगों के बीच में, तो तीसरा इंसान जिसके पास ये कार है वो इंटरप्रेटर सूट नहीं फाइल कर सकता। यानी कहीं केस नहीं चल रहा हो पहले से उसी सब्जेक्ट मैटर को रिलेटेड। नो डिस्प्यूट, द डिफेंडेंट आर नॉट एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर और एडवर्स नेम। मान लो कोई प्रॉपर्टी है और उसमें वो कह रहा है कि भाई राइट साइड का जो हिस्सा है वो मेरा है, लेफ्ट साइड का हिस्सा जो मेरा है, तो इस कंडीशन में ये एडवर्स क्लेम नहीं हुआ। इस पूरी प्रॉपर्टी पे कहता कि भाई ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, दोनों लोग कहते, तो ये होता एडवर्स क्लेम। बट अगर हाफ पार्ट को एक इंसान कह रहा है, हाफ पार्ट को दूसरा इंसान कह रहा है, तो इस केस में इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं करे, दोनों अपना अपना पार्ट अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है। तो रूल 6 तक ये खत्म हो जाता है। उसके बाद इसमें अब इंटरप्रेटर सूट के दो इंपॉर्टेंट केस लॉस पे नज़र डालते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए अपने एग्जाम में। पहला है पम्मालाल वर्सेस लक्ष्मण। पम्मालाल वर्सेस लक्ष्मण, इसमें क्या होता है? इफ एन एजेंट हैज टू प्रिंसिपल हु आर जॉइंट ओनर, if both principal demand the money property separately, the agent can file an interpreter suit against each other। तो पम्मालाल और लक्ष्मण के केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसपे दो को ओनर हैं, दो लोगों के दो को ओनर हैं इसके, ठीक है, दो को ओनर मतलब समझते हो ना, यानी ये प्रॉपर्टी दो लोगों के द्वारा ओन की जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि एक एजेंट के दो को ओनर थे, वो एक प्रॉपर्टी को एक साथ ही क्लेम कर रहे थे। अब दोनों ही ओनर हैं और वो दोनों का ही एजेंट है, दोनों ही उसके प्रिंसिपल हैं, तो इस कंडीशन में इंटरप्रेटर सूट फाइल किया जा सकता है, ये कोर्ट ने कहा था। ठीक है। दूसरा केस लॉ पढ़ते हैं, शांति देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था? द कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ मस्ट बी न्यूट्रल स्टेक होल्डर इफ द प्लेंटिफ हैज एनी इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द फाइट विद द डिफेंडेंट द सूट इज नॉट वैलिड। यानी कोई प्लेंटिफ एक इंटरप्रेटर सूट तभी फाइल कर सकता है जब उसका कोई भी इंटरेस्ट ना हो सब्जेक्ट मैटर में। अगर किसी भी एक डिफेंडेंट के जीतने से प्लेंटिफ को कोई फायदा हो रहा है तो प्लेंटिफ उस सूट को फाइल नहीं कर सकता है, और केस जो होगा वो उसी वक्त डिसमिस हो जाएगा जैसे ही कोर्ट को ये बात पता चलेगी। ठीक है। तो ये था इंटरप्रेटर सूट, और इसके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा। ये 800 वर्ड्स में है, 15 मार्क्स के लिए हैं, और सिंपल भाषा में, स्ट्रक्चर्ड वे में और डिटेल्ड वे में इसको लिखा गया है। आपको ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि मैंने दिया ही है अभी, इसको साइड में लगाया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, थैंक यू। तो इंटरप्रेटर सूट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एग्जाम में जो मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं एज अ क्वेश्चन बना के, कि ए जो था वो बी का एजेंट था और उसने ज्वेलरी बॉक्स बी के पास जाके रख दिया एजेंट बन के, और जो सी है वो कहता है बी के पास आके कि भाई ये जो ज्वेलरी का बॉक्स है ये ए ने मुझसे चुराया था और इसका मालिक मैं हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकता है बी की नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। बी जो है वो इंटरप्रेटर सूट ए और सी के बीच में नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों होगा? देखो, रूल 5 में पढ़ा था कि एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट में इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं कर सकता। तो जब ए ने अपना बॉक्स बी के पास जमा कर दिया तो बी जो है वो एक एजेंट बन गया ए का, क्योंकि बी जो है वो ए के बिहाफ में उसका जो ज्वेलरी का बॉक्स है अपने पास रख रहा है, तो बी एक एजेंट बन गया। अब सी जो है वो कह रहा है कि भाई ये जो ए ना मुझसे वो चुराया था ज्वेलरी का बॉक्स, रॉन्गफुली ऑब्टेन किया था, तो फिर ये मैं इसका मालिक हूँ। तो देखो इस कंडीशन में तो सिंपल है ना कि भाई ये तो तुम्हारे और मालिक के बीच की बात है।
प्रिंसिपल जो ए है और सी है जो क्लेम कर रहा है कि चुराया है, तो उन दोनों के आपस की बात है, तुम्हें उससे क्या मतलब? तो जो बी होगा वो चुपचाप ज्वेलरी का बॉक्स ए को ही हैंड ओवर करेगा, और सी को कोई भी क्लेम करना है ज्वेलरी बॉक्स का तो ए के अगेंस्ट में करे जाके, ठीक है? ए से लड़ाई करे, बी से तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम उस ए के एजेंट हो, तुम बी हो, तुमने ज्वेलरी बॉक्स ए के बिहाफ पे अपने पास रखा है, तो तुम्हारी ड्यूटी यही है कि तुम ए को जाके ज्वेलरी का बॉक्स दोगे। कोई इंटरप्रेटर सूट के चक्कर में नहीं पड़ोगे कि भाई ए को दूं कि सी को दूं, तुमसे उससे मतलब नहीं है। अगर ए ने चुराया भी है सी से, तो वो ए और सी के बीच का मामला है, तुम ए के बिहाफ में रख रहे हो तो तुम ए को ही दोगे, ठीक है? इसमें इंटरप्रेटर सूट बी जो है वो फाइल नहीं कर सकता। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है रूल 5 का। अब देखो खेल बदल गया है यहाँ पे। अब हुआ क्या, जो ए था जिसने बी को ज्वेलरी का बॉक्स दिया था अपने पास रखने के लिए अपने बिहाफ पे, जो प्रिंसिपल था, अब उसने क्या किया, सी से उधार ले लिया। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई ये ज्वेलरी का जो बॉक्स है ना, जो बी के पास है, उसके बिहाफ पे तुम मुझे एक लोन दे दो। अगर मैं लोन नहीं दे पाया, वो डेप्थ नहीं पे कर पाया, तो तुम बी से जाके वो बॉक्स ले लेना। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एक प्रॉमिसरी नोट बना लिया। अब क्या हुआ, सी का डेप्थ जो है वो सैटिस्फाई नहीं हुआ। वो गया बी के पास कि भाई देखो, ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को देखो, और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे ये ज्वेलरी का बॉक्स मिलना चाहिए, क्योंकि ए ने मुझे मेरा डेप्थ नहीं दिया और इसी ज्वेलरी के बॉक्स के बेसिस पे मैंने उसे डेप्थ दिया था। तो अब बी जो है वो ए से क्रॉस चेक करने के लिए उसको फ़ोन करता है कि हेलो ए, सी आके मुझसे ऐसा-ऐसा कह रहा है कि भाई मुझे उधार का पैसा आपने नहीं दिया, तो ये ज्वेलरी का बॉक्स अब उसे चाहिए। तो ए कहता है नहीं-नहीं, मैंने उसका उधार पे कर दिया है, तुम्हें ज्वेलरी का बॉक्स उसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम हो जाते हो परेशान कि एक तरफ सी तो कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, कह रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये ज्वेलरी का बॉक्स मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मेरा डेप्थ पे नहीं हुआ है, और ए कह रहा है कि भाई मैंने तो उधार चुका दिया है, उसका तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में जो सी है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अथॉरिटी लेके आया है ए की अथॉरिटी के साथ है ना इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और ए उल्टा कह रहा है कि भाई मैंने तो डेप्थ सेटिस्फाई कर दिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई मीनिंग नहीं है। तो इस कंडीशन में जो बी है, वो इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि जो सी है वो ए के थ्रू आया है, ए की अथॉरिटी के थ्रू आया है, ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं आया है। पहले वाले इलस्ट्रेशन में क्या हुआ था, सी इंडिपेंडेंटली आके कह रहा था कि भाई उसने तो चोरी किया है मेरे से, कोई ए की अथॉरिटी लेके तो आया नहीं था। लेकिन इस दूसरे इलस्ट्रेशन में क्या हुआ, सी एक कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रॉमिसरी नोट लेके आया कि ए की अथॉरिटी है उसके पास। तो इस कंडीशन में वो इंटरप्रेटर सूट फाइल करेगा सेकंड वाले में, जिसमें डेप्थ की बात हुई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ए और सी के बीच। लेकिन ए वाले में नहीं होगा जिसमें चोरी की बात हुई, तो भाई चोरी हुई है ए और सी के बीच में, तो वो दोनों जाने, ठीक है? तो ये इलस्ट्रेशन मल्टीपल टाइम्स आता है और ये बेयर एक्ट में भी दिया हुआ है रूल 5 के इलस्ट्रेशन 1 और 2 में। इसको एक बार रीड कर लेना और समझ में आ जाएगा, ठीक है?